हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो प्रैक्टिस सेट संख्या देखेंगे वह 5 है। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन कराने के लिए, जो कि प्रीवियस है। इसमें हम लोग आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य या घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका कि वास्तविकता से कोई संबंध ही न हो और उसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना हो। तो यह कथन किसका है? यह कथन है हेनजे मार्गेनथाउ का। हमारा ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है, नौ उदारवादी अपने लौकिकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में से क्या अधिकतम करता है? नौ उदारवादी अपने लौकिकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में से क्या अधिकतम करता है? तो नौ उदारवादी के द्वारा जो अधिकतम किया जाता है प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। ऑप्शन ए सही होगा हमारा, प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। नौ उदारवादी जो हैं वो अपने लौकिकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन करके। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ये जुलाई 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विचारधाराओं के मार्गेनथाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? विचारधाराओं के मार्गेनथाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो मार्गेनथाउ वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है वह है आधिपत्य का विचार। विचारधाराओं में मार्गेनथाउ वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आधिपत्य का विचारधारा। मार्गेनथाउ वर्गीकरण में सम्मिलित है यथापूर्व स्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा और अस्पष्ट विचारधाराएं, लेकिन जो आधिपत्य का विचारधारा है यह सम्मिलित नहीं है मार्गेनथाउ वर्गीकरण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी को ब्रितानी विचारधारा या ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी है? निम्नलिखित में से कौन है जो यथार्थवाद के ब्रितानी विचारधारा यानी ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है? तो वह संबंधित है हेडली बुल। हेडली बुल जो है वह यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा यानी ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से कथन व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? देखिए, व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही कथन नहीं है वह है, तो इसमें गलत बताना है जो कि व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो वह सही वह होगा ऑप्शन जो सेकंड नंबर का है कि यह गत्यात्मक प्रारूप है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था के कार्य प्रणाली की व्याख्या करता है। तो यह गलत है। तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारा केवल 2, जो दूसरा है वह संबंधित नहीं है व्यवस्था सिद्धांत से। व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। यह जो व्यवस्था सिद्धांत है यह यथास्थितिवादी प्रारूप है। व्यवस्था सिद्धांत अधिकांशतः पश्चिमी विकसित राष्ट्रों के लिए प्रासंगिक है और व्यवस्था सिद्धांत तीसरी दुनिया के देशों की वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा है। इसमें तीसरी दुनिया के देशों की वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा गया है। तो यह बाकी तीनों कथन सही है, लेकिन जो ऑप्शन 2 है यह गत्यात्मक प्रारूप है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली की व्याख्या चाहता है। तो यह गलत है। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट है, संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रतिपादक कौन है? तो संरचनात्मक यथार्थवाद के प्रतिपादक है केनेथ वाल्ज। केनेथ वाल्ज संरचनात्मक यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन से थिंकर है जो कि सौदेबाजी के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वह है
केनेथ वाल्थ जो है यह सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित थे J.F. नैश, रोजर फिशर, थॉमस सेलिंग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंध रखता है? यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना से संबंध रखते हैं जॉन हर्ट जो है यह यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, किसने गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की है? गुट निरपेक्षता को एक स्वार्थी नीति किसके द्वारा कहा गया है? तो गुट निरपेक्षता को स्वार्थी नीति बतलाया है मॉर्गेनथाउ ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं? यथार्थवादी उपागम के समर्थक कौन हैं? तो देखिए, यथार्थवादी उपागम के समर्थक है फ्रेडरिक शूमैन, निकोलस स्पाइकमैन और E.H. कार। फ्रेडरिक शूमैन, निकोलस स्पाइकमैन और E.H. कार जो हैं यह यथार्थवादी उपागम के विचारक है, समर्थक हैं। तो हमारा ऑप्शन 2A सही होगा, 2, 3 एंड 4। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार को सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? तो यह किसके द्वारा यह नहीं कहा गया, इसके मतलब नहीं सहमति नहीं दी गई इसके आदर्शवादी जो पहलुओं के बिना कोई भी समाज जो है वह समाज विज्ञान जो है वह अस्तित्व में बना नहीं रह सकता। अगर आदर्शवादी पहलू ना हो तो किसके द्वारा यह कहा गया? तो यह एर्नोल्ड वाल्टर्स के द्वारा इसमें समर्थन नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता, तो इसे इन्होंने नहीं माना है। अगला प्रश्न है, खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स इकोनॉमी बिहेवियर शीर्षक की प्रमुख कृति से गहन रूप से ऋणी है। इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं जॉन वान न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। वैसे अभी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ये 2014 का क्वेश्चन है। तो द थ्योरी ऑफ गेम्स इकोनॉमिक बिहेवियर के जो लेखक हैं वह हैं जॉन वान न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न। अगला प्रश्न है, नव उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो नव उदारवाद के संदर्भ में सही नहीं है वह है कि यह आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकार के रूप में उत्पन्न हुआ। यह गलत है कि नव उदारवाद जो है वह आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकारात्मक के रूप में उत्पन्न हुआ है। देखिए, जो नव उदारवाद है वह रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर की सरकारों के दौरान इस दृष्टि का व्यापक रूप से विकास हुआ और नव उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम की किन्सीय धारणा पर प्रहार करता है और यह मुक्त बाजारों और उदार पुनः सुधारों पर भी बल देता है। तो जो इसमें गलत है वह है कि जो नव उदारवाद है वह आर्थिक हस्तक्षेप नीति की पूर्णतः नकार के रूप में उत्पन्न हुआ है, तो यह कथन गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सीरियाई सिविल युद्ध है उस समय जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका थी, वर्ष 2013 में दमास्कस में हुए सारियन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए मतदान किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यह उस समय के करंट का क्वेश्चन था। 2018 का वैसे प्रश्न पत्र है, 2013 की ये बात है। वर्ष 2013 में दमास्कस में हुए सारियन नर्व गैस जो हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए क्या किया था? तो मतदान किया था। यह सही था हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था? कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था?
तो वह था कि जो विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान। तो यह जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? संयुक्त राष्ट्र सद्दाम हुसैन के शासनकाल में परमाणु हथियारों को पता लगाने के लिए जो इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? तो वह थे हंस ब्लिकिस। हंस ब्लिकिस जो थे वह संयुक्त राष्ट्र समिति के सभापति थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय है जो कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो अध्याय फर्स्ट, जो अध्याय पहला है वह विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से जो कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में जो भारत की भूमिका थी, तो भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है, तो ये सही है। सेकेंड है कि वर्ष 1945 से फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विजयलक्ष्मी पंडित ने किया था। देखिए ये गलत है, हमें इसमें सिर्फ सही कथन बतलाने हैं। और अगला है कि वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन का व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में पूछा है। चौथा है कि भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियार को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2000 के बीच प्रस्तुत की, तो यह सही है। तो हमारा सही होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। और चौथे नंबर का कि भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 प्रस्तुत की। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा 1 और 4। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है। NSCI जो है यहाँ पे यह एक क्या है, तो त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है। और उसके बाद जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इनके सदस्य हैं। तो ऑप्शन 2, तो हमारा सही होगा 1 और 2। ऑप्शन बी सही होगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है NSCI वह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है। और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसमें सम्मिलित कौन होते हैं? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा 1 और 2, यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो सुरक्षा परिषद है, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना। ये 2017 का प्रश्न पत्र है, तो उस समय यह सही था। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना। और उसके बाद जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना। तो ये दोनों कथन सही थे। 1 और 2 हमारा सही होगा ऑप्शन ए। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना और जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है ओपेक। अगला है समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। तो देखिए, जो समुद्री तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील तक और अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के रूप में 200 मील तक, यह होगी क्षेत्राधिकार पे हकदारी राज्य समुद्री जल पर।
समुद्री तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील तक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईजेड के रूप में 200 मील तक। तो उपरोक्त तीनों क्षेत्राधिकार जो हैं यह समुद्री जल क्षेत्राधिकार के हकदारी सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विकास के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया? तो 1986 को महासभा ने विकास के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया, 1986 को। निम्न में से किन स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अधिवेशन आयोजित हुए हैं? तो देखिए, आदिस अबाबा 1972 में, पनामा सिटी 1973 में, और जनेवा 1990 में। और जो ये चौथा हवाला दिया है यह गलत है। तो आदिस अबाबा 1972, पनामा सिटी 1973 और जिनेवा 1990 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिवेशन हुए हैं। तो 1, 2 और 3 हमारा सही होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की, वह है। तो देखिए, जो डेविड स्टर्न ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार बतलाए हुआ है, व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना। यह डेविड स्टर्न द्वारा मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। डेविड स्टर्न ने आगत निर्गत सिद्धांत दिया है, उसमें आगतों के जो 4 प्रकार हैं, व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। यह किसका दृढ़ विश्वास था कि जो आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि जो उदारीकरण है वह एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। तो यह यम वाल्जर का कथन था। यम वाल्जर का दृढ़ विश्वास था कि जो आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो भारतवर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, और उसके बाद जो भारतवर्ष 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बना। 1992 में वह क्षेत्रीय भागीदार बना भारत आसियान का, और 1996 में जो भारत है वह आसियान का वार्ता भागीदार बना। 1 और 3 हमारा सही है। आसियान जो है वह भारत जो आसियान का सदस्य देश नहीं है, यह क्षेत्रीय भागीदार बना 1992 में और वार्ता भागीदार बना 1996 में। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन सी होगा, बी। अगला प्रश्न है, सार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो देखिए, जो भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने हैं। सार्क में जो भारत के सदस्य जो हैं वे 2 बार सार्क के महासचिव बने, और सार्क का जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ भारत में हुआ था। तो 3 और 4 जो है यह दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा होगा 3 और 4। भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने हैं, और जो सार्क का दूसरा सम्मेलन हुआ था वह भारत में हुआ था। तो 3 और 4 जो है वह हमारा सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है? वस्तुपरक यथार्थ से हटकर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह हमारे निर्माण का विषय है। यह निर्माणवादियों का तर्क है कि जो वस्तुपरक यथार्थ से हटकर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह हमारे निर्माण का विषय है। तो यह निर्माणवादियों का तर्क था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पश्चिमी जगत से पुनः जुड़ने का एक प्रयास है। ये गलत है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है, ये सही है। ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीय के बचाव करने के लिए चलाया गया, यह गलत है। और भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है, तो यह सही है। जो भारत है वह संघाई सहयोग
संगठन का सदस्य बन गया है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें 2 और 4। ऑप्शन डी सही होगा 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य हमें बतलाना है? तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, यह सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित किया गया बैंक है, यह भी सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामोदिष्ट किया है, ये भी सही है। और जो 4th है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों के राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो यह गलत है। तो हमें बताना क्या था? गलत कथन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यह गलत है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करने हेतु तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ता विक्रेताओं एवं क्रेताओं को वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है? तो यह जो आधार है विश्व व्यवस्था सिद्धांत का। विश्व व्यवस्था सिद्धांत का आधार है पूंजीवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह विश्व व्यवस्था सिद्धांत का आधार है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया? यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ नाम दिया गया किस संधि के हस्ताक्षर किए जाने के बाद? तो वह संधि थी मास्ट्रियस की संधि जो थी, इसके परिणाम स्वरूप जो यूरोपीय समुदाय था उसका नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विश्व व्यापार संगठन जो हुआ था उसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था उसके क्रम को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यह क्रम से ही लिखा गया है, पहले सिंगापुर, फिर सिएटल, दोहा और हांगकांग। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ए 1 2 3 4, यानी सिंगापुर, फिर सिएटल, उसके बाद दोहा और 4th नंबर पे हांगकांग आएगा। देखिए, कथन और कारण का है। कथन ए कहता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग व समन्वयपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। और कारण कहता है कि व्यापार तथा तकनीकी हस्तांतरण संबंधी प्रावधान विकासशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी नहीं है। तो व्यापार तथा तकनीकी हस्तांतरण संबंधी प्रावधान जो है वह विकासशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी नहीं है, इसीलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग व समन्वयपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। तो देखिए, हमारा ए और आर कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वह एक की व्याख्या भी करता है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता है? तो उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता है वार्सा समझौता। वार्सा समझौता जो है वो उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इन देशों में उत्तरी कोरिया जो है वह आसियान का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, आसियान के किस सदस्य राष्ट्र ने वर्ष 1999 में इस क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की? तो वह कौन सा सदस्य राष्ट्र है जो 1999 में किसी क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो वह है म्यांमार, ऑप्शन बी। म्यांमार जो है वर्ष 1999 में क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करता है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार है। देखिए, यहाँ पर गलत हो गया। देखिए, जो सार्क का सदस्य नहीं वह म्यांमार है, लेकिन यहाँ जो सदस्य राष्ट्र पूछा था जिसने वर्ष 1999 में क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी वह कंबोडिया था। ऑप्शन सी हमारा होगा कंबोडिया। और जो म्यांमार है वह सदस्य देश नहीं है।
सदस्य राष्ट्र जो कि 1999 क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करता है वह है कंबोडिया, ऑप्शन सी हमारा होगा। और सार्क का सदस्य नहीं है तो वह है म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन से सही नहीं संबंधित नहीं है जो यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। यह सही नहीं है विश्व व्यापार संगठन के संबंध में, तो ऑप्शन डी हमारा होगा। देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है व्यापार समझौते का संचालन करता है और यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का कार्य करता है। यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है, लेकिन यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति नहीं करता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है? तो आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो देखिए, गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के समुदाय में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है। यह नस्लवाद और क्षेत्र और भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है। मौलिक स्वतंत्रता का समर्थक है और आर्थिक और सामाजिक न्याय गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है। ये भी सही है। गुटनिरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है, तो ये भी सही है। और फोर्थ है कि गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने के और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपाय के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है, तो यह गलत है। तो हमें गलत ही बतलाना था, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। देखिए, कथन ए कहता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग व समन्वयपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वह विकसित व विकासशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग व समन्वयपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। और वहीं कारण कहता है कि व्यापार तथा तकनीकी हस्तांतरण संबंधी प्रावधान विकासशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी नहीं है। व्यापार तथा तकनीकी हस्तांतरण संबंधी जो प्रावधान है वह विकासशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी नहीं है। इसीलिए नई अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है वह विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग और समन्वयपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और जो आर है वह ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता? तो वह है वर्षा समझौता। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? उत्तरी कोरिया। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कथन है कि वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है और कारण कहता है कि आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है, इसीलिए यह बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सांस्थानिकवादी उपागम निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों को लेता है? सिद्धांतों को किससे लेता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो सांस्थानिकवादी से उपागम है वह निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों को लेता है? तो वह लेता है प्रत्यायोजन और एजेंसी। ऑप्शन बी होगा, प्रत्यायोजन और एजेंसी के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो सांस्थानिकवादी उपागम है वह प्रत्यायोजन और एजेंसी से अपने सिद्धांतों को लेता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई? नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई? किस सम्मेलन में की गई? तो वह अल्जीयर शिखर सम्मेलन में की गई। अल्जीयर शिखर सम्मेलन में नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग की गई, अल्जीयर शिखर सम्मेलन में। यह प्रश्न 2014 का पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है? तो जो आसियान से संबंधित इसमें सही नहीं वह हमें बतलाना है। तो देखिए, प्रथम आसियान शिखर बैठक नवंबर 2000 में हुई थी और आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया। आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है और भारत वर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार बना था, तो यह गलत है। तो हमें गलत ही बताना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हमने पढ़ा था आगे ना, जो वार्ता साझेदारी भारत 1996 में बना था, आसियान का 1996 में बना था, इसलिए ऑप्शन डी गलत होगा।
अगला है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य का वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु उद्धृत किया गया? किस रिपोर्ट में अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार समाज को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु उद्धृत किया गया? तो वह रिपोर्ट थी मानव विकास रिपोर्ट 2005। मानव विकास रिपोर्ट 2005 के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु उद्धृत किया गया था, मानव विकास रिपोर्ट 2005 के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 यानी नाफ्टा में सम्मिलित है। उत्तरी अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 नाफ्टा में सम्मिलित है। तो यहाँ सम्मिलित है यूएसए, कनाडा तथा मैक्सिको। ऑप्शन ए सही है। नाफ्टा में सम्मिलित है 1994 जो संधि हुई थी, स्वतंत्र व्यापार संधि, उत्तरी अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 यानी नाफ्टा, उसमें सम्मिलित है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बतलाना है। जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है उससे संबंधित जो सही कथन है वह हमें बतलाना है। तो देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग में उत्तर दक्षिण सहायता का एक विकल्प है। जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है वह उत्तर दक्षिण सहायता का एक विकल्प है, तो यह सही है। सेकंड है कि जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है यह व्यापार, सेवा तथा तकनीकी के क्षेत्र में सहकारी परस्पर लाभकारी अभिक्रियाओं को इंगित करता है, तो यह भी सही है। और थर्ड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग हेतु वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया। तो 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग हेतु जो वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस है वह घोषित किया गया, तो यह भी सही है। और WTO विश्व व्यापार संगठन दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुगम बनाने हेतु अस्तित्व में आया, तो यह गलत है। तो 1, 2 और 3 हमारा सही होगा, ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बिम्स्टेक जो कि वर्ष 1997 में प्रारंभ हुआ का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य चीन नहीं है, ऑप्शन डी। देखिए, भारत इसका सदस्य है, चीन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आसियान जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में सत्य नहीं है। तो आसियान से संबंधित जो देखिए, आसियान घोषित लक्ष्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता है, सही है। इसका ध्येय क्षेत्रीय स्तर पर स्वातंत्रिक सहयोग है, क्षेत्रीय स्तर पे, तो यह गलत है। हमें गलत ही बतलाना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है। और देख लीजिए, आसियान का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना। और मलेशिया प्रधानमंत्री अब्दुल रज्जाक ने उद्घोषित किया कि आसियान किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था, तो डी भी सही है। तो हमारा गलत है ऑप्शन डी कि इसका ध्येय जो है वह क्षेत्रीय स्तर पर स्वातंत्रिक सहयोग है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन UGC नेट की परीक्षाओं में गत वर्ष पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किया। सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 2012 से जो क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन में पूछे गए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग संभावित क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो संभावित प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में संभावित प्रश्नों के साथ अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के, इंटरनेशनल रिलेशन के। धन्यवाद।